हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। सियोजोन की जब आंख खुलती है तो इसे मारी का नोट मिलता है कि अगर तुम मुझसे अलग रहोगे तभी सेफ रह सकते हो, इसलिए मुझे ढूंढना मत। इस पर ये उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसे काफी सारे फोन लगाता है जिस पर मारी को फोन उठाना पड़ जाता है, लेकिन वो बोल देती है कि मुझे तुम्हारे और एहसान नहीं चाहिए। मारी जिस ट्रेन से जाने वाली थी उसकी अनाउंसमेंट हो रही थी जो कि सियोजोन सुन लेता है, इसलिए सियोजोन वहीं के लिए निकल लेता है। मारी ने जिस ट्रेन का टिकट लिया था, मारी उसमें चढ़ती तो है लेकिन कुछ सोचकर वापस उतर जाती है क्योंकि शायद इसका यहाँ से जाने का मन ही नहीं था, और दूसरी ट्रेन का वेट करने लगती है। और जब ये ट्रेन आती है तो वो इसमें जा ही रही थी कि सियोजोन यहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था ना कि तुम नहीं चाहती कि मैं सफर करूं, तो प्लीज यहाँ से मत जाओ। मारी जब उसे ऐसे गले लगाती है तो सियोजोन को भी फील होता है कि जैसे मारी इसी का वेट कर रही थी कि काश सियोजोन आकर इसे जाने से रोक ले। वुक यही सोच रहा था कि उसे हाकिम के फेस में इसकी मारी जैसी फीलिंग्स क्यों आ रही थी। वुक को पता चलता है कि जब लड़ाई हुई थी हाकिम ने पुलिस को बुलाया तो था लेकिन उन्हें वापस भेज दिया, तो कहता है कि हाँ, उन्हें पुलिस को बुलाने की हिम्मत कहाँ होगी क्योंकि वो कुछ छुपा रहे हैं, और वो अपने आदमियों को 24 घंटे सियोजोन और मारी पर नजर रखने के लिए बोल देता है। मारी हेरा को ड्रेस देने के लिए वापस आती है इसके पास और उसे कहती है, जैसा तुमने मुझे लास्ट टाइम बुला के किया, प्लीज आगे से ऐसा मत कर देना। तुम्हें पता है वो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। लेकिन हेरा कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जिसका कोई यूज कर ले, ऐसी डरपोक तो तुम ही थी जिससे उसका हस्बैंड संभाला नहीं गया। यहाँ से जाते हुए उसे इनका तीसरा फ्रेंड हा भी देख लेता है। हेरा को मालूम था कि अब ये उससे पूछने वाला है, इसलिए हेरा यहाँ से चुपचाप निकल रही थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर हा उसके सर हो जाता है और हेरा को उसे सब कुछ बताना ही पड़ता है। फिर वो सियोजोन को जाकर कहता है कि मुझे हेरा ने सब कुछ बताया। सियोजोन भी उससे कहता है कि शायद वुक तुमसे इसी के बारे में पूछे, इसलिए प्लीज उसे मत बताना। हा के पास वुक का फोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है, बट ये बोल देता है कि मैं बिजी हूँ। फिर ये एक फोटो को देख रहा होता है जिसमें उसने अपनी फोटो मोड़ कर रखी हुई थी। इनको पता लगता है कि कोई हर समय इन पर नजर रख रहा है, तो मारी को तो सियोजोन के घर पर रहने के लिए जाना ही था, इसीलिए वो पैकिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। इसने एक नई पेंटिंग बनाई थी जिसमें फूल बहुत ही खिले हुए थे, तो सियोजोन उससे पूछता है कि इसका नाम क्या रखोगी। वो कहती है कि सेल्फ पोर्ट्रेट 2। वो को भी उन दोनों की एक साथ ही की वीडियो मिलनी स्टार्ट हो गई थी। सियोजोन इसे कहता है कि क्यों ना हम कल डिनर बाहर करें। जब मैंने तुम्हें ट्रेन में वापस जाने से रोका था, मैंने रियलाइज किया कि शायद मैं तुम्हारे साथ सब कुछ दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूँ। मारी कहती है कि मैं तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करती, तो वो कहता है कि ऐसे तो मैं भी नहीं करता। मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं किसी को दोबारा प्यार कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये इसके साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो अब भी सोच रहा था कि मुझे तो तुम में अभी भी अपनी वाइफ का फेस दिखाई देता है। अब मारी रेस्टोरेंट में आ जाती है। दूसरी तरफ वुक को उसकी डिटेक्टिव कुछ फोटोग्राफ देती है। सियोजोन अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए आ ही रहा था कि उसके पास वुक का फोन आता है जिसे ये रिसीव करना जरूरी नहीं समझता, लेकिन उसके बाद वो उसके पास कुछ फोटोग्राफ्स भेजता है जिसमें ये देखता है कि इसकी वाइफ का अफेयर और किसी के साथ नहीं बल्कि इसी के बेस्ट फ्रेंड हा के साथ था। ये एकदम से टूट जाता है। मारी ये सोचकर खुश हो रही थी कि सियोजोन उसे आकर कन्फेस करेगा, लेकिन इसका तो यहाँ पर बुरा हाल हो चुका था। दूसरी तरफ वुक भी सोच रहा था कि जैसे ये इन फोटोज में दिख रही है, रियल में तो मुझे ऐसा नहीं लगा इसे देखकर कि ये ऐसी लड़की होगी। मारी सियोजोन को देने के लिए वही पेंटिंग गिफ्ट में लाई थी जिसका नाम उसने सेल्फ पोर्ट्रेट 2 रखा था, लेकिन सियोजोन कहता है कि देखो मेरा गिफ्ट तो ऐसा हो गया। सियोजोन को मारी में अपनी वाइफ दिखाई दे रही थी जिस पर कि फिलहाल उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मारी इसे बताती है कि उस दिन जब मैं ट्रेन लेकर जाने ही वाली थी तो मैं ट्रेन में चली भी गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे नहीं जाना चाहिए और मैं उससे उतर गई क्योंकि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझे पता था कि मेरा तुम्हारे पास होना खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझसे जाया नहीं गया। लेकिन सियोजोन तो उसी टाइम को सोच रहा था जब उसकी वाइफ ये बोलकर कि मैं अपने बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड जा रही हूँ इससे दूर हो जाती है, और सेम टाइम पर इसका फ्रेंड भी इसे कहता है कि मैं अपनी छुट्टियां मनाने जा रहा हूँ। सियोजोन इसे कोई भी फीलिंग्स नहीं बताता। इनका ये डिनर सिर्फ इतने में ही रह जाता है। मारी को भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। अब सियोजोन अपने इस फ्रेंड को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें पता है हाकिम का अफेयर था। इस पर वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी वाइफ इतने अच्छे हस्बैंड के साथ ऐसा थोड़ी ना कर सकती है, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। तो वो इसे बोल देता है कि तुम्हारा और हाकिम का ही अफेयर था ना। वो कहता है कि नहीं, हम तो बस फ्रेंड्स थे, लेकिन ये उसे फोटोज दिखा देता है। फिर वो बोल देता है कि हाँ था तो क्या हुआ, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता था, बल्कि मैं तो तुमसे पहले से उससे प्यार करता था, और इसमें मेरी नहीं हाकिम की गलती थी कि वो हम दोनों के साथ थी। सियोजोन बोल देता है कि चलो मुझे कुछ नहीं सुनना, आज के बाद मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इन फोटोज को हेरा को भी दिखाता है और कहता है कि मैंने सियोजोन को भी बता दिया। हेरा कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि जब मैं अपनी वाइफ को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा हूँ तो उसे भी तो थोड़ी मिर्ची लगनी चाहिए कि उसकी वाइफ किसी और की बाहों में। अब तक तो उनकी लड़ाई भी हो चुकी होगी, और मारी का पता तुम मुझे इसलिए नहीं बता रही हो क्योंकि तुम सियोजोन को लाइक करती हो,
लेकिन उसका वो डॉक्टर हा फ्रेंड वो तो उसे लाइक नहीं करता ना। अब मैंने उन दोनों के बीच में लड़ाई भी करवा दी है, तो मैं अब हा से उसकी वाइफ के बारे में पूछूंगा। हेरा उसे फिर से कहती है कि तुम अपनी वाइफ के पीछे ही क्यों पड़े हो, जो कि तुम्हें छोड़कर चली गई। तब क्या होगा अगर तुमने उसे अब किसी और की बाहों में देखा? तो वो बोल देता है कि मैं उन दोनों को ही मार दूंगा। इस पर हेरा को उससे काफी ज्यादा डर लगता है। ये अपने दोनों फ्रेंड्स यानी कि हा और सियोजोन को फोन लगाती है, लेकिन कोई भी उसका फोन रिसीव नहीं करता और इसे भी गुस्सा आ रहा था कि हा अपने बेस्ट फ्रेंड सियोजोन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये सियोजोन से मिलने के लिए उसके घर पर आती है, जहाँ पर वो तो नहीं लेकिन इसे मारी मिलती है। अब ये काफी शॉक हो जाती है कि मारी ने अब उसके घर पर रहना स्टार्ट भी कर दिया। मारी उसे कहती है कि मेरे ऊपर वहाँ पर हमले होने स्टार्ट हो गए थे। हेरा उसे बताती है कि देखो, भले ही तुम्हें सियोजोन परफेक्ट लगता हो, लेकिन उसकी खुद की मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा बुरी थी। उसकी वाइफ ने उसे कभी प्यार ही नहीं किया और उसका किसी और के साथ अफेयर था। लेकिन आज तुम्हारे हस्बैंड ने पता है क्या किया? उसे बता दिया कि उसकी वाइफ का अफेयर उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ था। अब उसने एक ही झटके में अपनी वाइफ का वो प्यार भी खो दिया और साथ में अपना बेस्ट फ्रेंड भी। तुम्हारी वजह से उसे बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए चाहे तुम डेंजर में आओ या ना आओ, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। बाहर आने पर इसे सियोजोन भी मिलता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। ये उससे कहती है कि देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि हाकिम तुम्हारे लिए सही नहीं है, और अब तुम उसी की शक्ल की लड़की के साथ रहते हो। ये उसे इग्नोर करके जा रहा था तो ये बताती है कि पता है वो कितनी ज्यादा बुरी थी। उसने तो तुम्हारे बच्चे को भी अबॉर्ट करा दिया और तुम्हारे सामने नाटक किया कि उसका मिस कैरेज हो गया है। वो मुझे लेकर वहाँ पर गई थी अपना अबॉर्शन कराने के लिए। इस पर तो वो और भी ज्यादा सदमे में आ जाता है और उस टाइम को याद करता है जब ये जानकर कितना खुश हुआ था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये और ज्यादा टूट गया था। हेरा को काफी गुस्सा आ रहा था कि ये मारी के साथ कैसे रह सकता है। अब मारी इसे कन्फर्ट करने के लिए आती है, लेकिन ये उससे नाराज हो जाता है, इसे हाकिम समझकर कि तुमने मेरे साथ इतना ज्यादा बुरा क्यों किया, जबकि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा प्यार किया। ये उसे पूरी तरह झिंझोड़ कर रख देता है। काफी टाइम बाद मारी इसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। वो अंदर चला जाता है। मारी उसे कन्फर्ट करना चाहती थी, लेकिन ये उसे मौका भी नहीं देता। मारी उससे कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, तुम्हारी वाइफ तुम्हें प्यार करती होगी, तभी तो उसने तुमसे शादी की थी। नेक्स्ट डे भी सियोजोन बिना कुछ खाए पिए ही यहाँ से चला जाता है। वो फिर से इनकी गैलरी में आता है, जो कि इसे बहुत सारे पैसे एडवांस में ही दे देता है, लेकिन कहता है कि मुझे 10 पेंटिंग चाहिए, लेकिन उसी आर्टिस्ट की बनी हुई जिसने वो सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग बना रखी है। हेरा पैसे मारी को देती है और कहती है कि तुम्हें हमारी गैलरी के लिए और पेंटिंग्स बनानी है, लेकिन जब ये उसे बताती है कि पेंटिंग्स खरीदने वाला उसका हस्बैंड है तो मारी साफ मना कर देती है। लेकिन ये कहती है कि वो जो तुम्हें इतने सारे पैसे देगा उन्हें तुम यूज करके यहाँ से भाग भी सकती हो, तुम्हारा बुक से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। लेकिन मारी कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। यहाँ से जाते हुए मारी की मुलाकात हा से होती है, जो उससे बात करने के लिए अच्छी जगह पर लेकर जाता है। उसे बताता है कि कॉलेज टाइम में हाकिम हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, सब उस पर मरते थे। एक दिन हम तीनों दोस्तों के बीच में बैट लगी कि कौन उसका दिल जीतेगा। तब हाकिम ने एक गेम सजेस्ट किया जिसमें वो 3 फूल की टहनियां लेकर खड़ी थी और हमें एक एक चूज करना था। उसने कहा था कि इनमें से जो सबसे लंबा चूज करेगा मैं उसी के साथ शादी कर लूंगी। हम तीनों ने एक एक चूज किया, लेकिन जो सियोजोन ने चूज किया बाद में वो सबसे लंबा निकला। हमें लगा था कि ये सब मजाक है, खासकर मुझे लगा था कि जो कि उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने तो सच में सियोजोन से ही शादी कर ली। पर मुझे तो लगता है कि सियोजोन ने तुम्हें अपनी वाइफ की शक्ल इसीलिए दी क्योंकि वो अपनी वाइफ को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहता था। इसीलिए प्लीज उसे प्यार करो, उसके साथ रहो। अब मारी सियोजोन से मिलने के लिए जाती है, उसे एक अलग ही जगह पर लेकर आती है और उसे बिल्कुल हाकिम की तरह 3 फ्लावर में से एक फ्लावर एक बार चूज करने को बोलती है। सियोजोन जो एक चूज करता है तो ये बाकी दोनों की टहनियां तोड़कर उन्हें छोटा कर देती है और सियोजोन वाला फ्लावर लंबा हो जाता है। इस पर वो कहती है कि हाकिम ने भी तो ऐसा ही किया होगा। ऐसे ही कोई लड़की एक गेम के ऊपर अपने हस्बैंड को चूज नहीं करती। वो चाहती थी कि तुम उसके हस्बैंड बनो। वो तुम्हें प्यार करती तो थी, लेकिन इसे तो अपनी वाइफ पर फिलहाल गुस्सा आ रहा था, इसलिए मारी को भी बोलता है कि मेरे सामने उसकी बातें मत करो। वैसे भी तुम्हारा फेस देखकर मुझे और भी ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही हैं। ये कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ जो तुम्हें मुझे देखकर डिफिकल्टीज हो रही हैं। जब ये मेरा ही फेस है तो मैं क्या करूँ? अगर मैं तुम्हें अपना फेस नहीं दिखाऊंगी तो मैं तुम्हारे सामने कैसे आ पाऊंगी? लेकिन ये इसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। मारी इसके लिए डिनर भी बनाती है और काफी खुश होती है, लेकिन आज ये इसे बोलता है कि तुम्हें अपनी स्टूडियो वाली जगह पर ही चले जाना चाहिए, वही सही रहेगा। अब मारी को लगता है कि शायद हेरा सही बोल रही थी। मारी कहती है कि अगर तुमसे मेरा फेस बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और यहाँ से बारिश में ही चली जाती है। सियोजोन याद करता है इसकी बात को। कोई भी लड़की उसी को चूज करती है जिसे वो प्यार करती है, और उसकी पहली बात ये भी याद आती है कि मैं जानबूझकर ट्रेन से उतर गई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे रोक लो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। उसकी समझ में आ जाता है कि मारी उसको कितना ज्यादा पसंद करती है, इसलिए ये भी उसे ढूंढने के लिए भाग लेता है। मारी उसे जल्दी मिल भी जाती है। मारी उससे कहती है कि इससे अच्छा तो तुम मेरा फेस दोबारा से चेंज कर दो,
एक ऐसा फेस बना दो जिससे कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं और तुम्हें कोई भी तकलीफ ना हो। ये भी उसे गले लगा लेता है। फिर वो किसी तरह से मारी को मनाकर घर पर लेकर आता है। इसे कहता है कि जो तुमने फूल वाली बात कही थी वो सही थी। हाकिम मुझसे प्यार करती थी, इसलिए ही उसने मुझे अपने हस्बैंड के रूप में चूज किया था, लेकिन बाद में उसने मुझे धोखा दिया और मैं अपनी वाइफ को माफ नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जा रहा था तब भी तुमसे यही बोलने वाला था कि मुझे तुम में अब भी अपनी वाइफ का ही फेस दिखाई देता है। तो क्या तुम ऐसे बंदे को एक्सेप्ट कर पाओगी जो तुम में किसी और का फेस देखता हो? मैं तुमसे इसका रिप्लाई अभी नहीं मांग रहा, तुम्हारे पास काफी टाइम है। वुक को सपना आता है जैसे ये मारी के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसे तो सियोजोन ले जाता है जो कि फिर हाकिम बन जाती है। इसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं। उसे ये सपना काफी ज्यादा रियल लग रहा था। नेक्स्ट डे मारी उससे कहती है कि जब तक तुम मुझे मेरी आइडेंटिटी से नहीं देखते तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, इसलिए मैं भी तुम्हें टाइम देती हूँ। मैं होप करूंगी कि मेरे फेस में तुम्हें डिफिकल्टीज ना हो। वुक अपने सपने के बारे में सोच रहा था जिस पर उसके पापा उसे डांटते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, जिसके बाद वो सीधे सियोजोन के घर पे इसे बिल्कुल हिट ही करने वाला होता है। सियोजोन भी नहीं डरता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। सियोजोन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। वो कहता है तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में तो पता है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा परेशान देखना चाहता हूँ और तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे ही आता रहूंगा। तुमने वो फोटो तो देख ही ली होंगी अपनी वाइफ की, तुम ये तो नहीं सोचते ना कि ये फेक हैं। ये सब बोल के वो चला जाता है। मारी को काफी बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से सियोजोन पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ, हेरा से बात करने के लिए आता है, लेकिन हेरा उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ पूछता है कि वो फोटो सियोजोन को किसने दी। वो बताती है कि वुक ने, क्योंकि वो सियोजोन को परेशान करना चाहता है। वो चाहता है कि जब तक मारी उसके पास नहीं आ जाती वो सियोजोन को ऐसे ही परेशान करेगा। ये सब कुछ मारी भी सुन लेती है। इसे कहती है कि मुझे वुक का नंबर दो और साथ में हाकिम की वो वेडिंग रिंग भी और ड्रेस भी। फिर वो वुक को फोन करके कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, जिस पर ये तो काफी खुश होता है कि वाह ऐसा क्या हो गया। हाँ सियोजोन को समझाने के लिए आता है कि हाकिम ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी धोखा दिया। मुझे बोलती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उसे मालूम था कि तुम्हें उसके अफेयर के बारे में पता है, लेकिन वो साथ में ये भी जानती थी कि ना तो तुम उसे छोड़ सकते हो और ना ही मैं उसे छोड़ सकता हूँ। इसलिए वो दोनों के दिल के साथ खेल रही थी। जब उसकी डेथ हुई तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान रहा, लेकिन अब मैं उस सबको भुला चुका हूँ। लेकिन सियोजोन उस पर गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है और हाँ उसे समझाता ही रह जाता है। सियोजोन डिसाइड करता है कि अपनी वाइफ को अब बिल्कुल भूल जाएगा। वुक के पापा जो कि वुक पर नजर रखते थे, तो उन्हें पता चलता है कि आजकल ये एक आर्ट गैलरी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। वहाँ से पेंटिंग काफी ज्यादा ले रहा है। मारी वुक से मिलने के लिए जा रही थी कि उसका सामना उसके पापा से हो जाता है, जिन्हें देखकर ये काफी ज्यादा घबरा जाती है, जो कि बोलने लगते हैं कि अरे तुम तो उस आर्ट गैलरी की मालकिन हो ना, ऐसा क्या है तुम्हारी गैलरी में। वो कहती है कि उन्हें हमारी गैलरी अच्छी लगी होगी। तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी गैलरी में कुछ अच्छा है, क्या छोटी सी गैलरी है वो तुम्हारी। वुक को उसका सेक्रेटरी बताता है कि मिस हाकिम से उसके पापा ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया है। मारी काफी ज्यादा घबरा ही रही थी कि वुक वहाँ पर आ जाता है और अपने पापा को कहता है कि ये मेरी गेस्ट हैं और मैंने आपका दिया हुआ काम कर दिया है। वो इसे लेकर यहाँ से चला जाता है। उसे लिफ्ट में नंबर फीड करना था, लेकिन हाकिम काफी डर जाती है। सियोजोन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ ने अबॉर्शन वगैरह कराया होगा, तो हेरा उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और कहती है हाकिम को मालूम था मेरी फीलिंग्स का तुम्हारे लिए, इसलिए उसने मेरा फायदा उठाया और मुझे लेकर गई, क्योंकि उसे पता था कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। सियोजोन उसे बताता है कि मैं मारी के साथ अपने लाइफ दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, उसका हस्बैंड क्या तुम्हें जीने देगा? अगर उसे पता चल गया तो तुम दोनों को ही मार डालेगा। वो कहता है कि मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं, लेकिन मुझे इतना तो होगा कि कम से कम मैंने मारी की हेल्प करने की कोशिश की। दूसरी तरफ मारी वुक से कहती है कि उस दिन तो मैंने पुलिस को इसलिए नहीं बुलाया कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी, लेकिन अब तुम हद कर रहे हो। ये फोटोज मेरे हस्बैंड के पास भेजने की क्या जरूरत थी? तुम्हें उस पेंटिंग के आर्टिस्ट का पता लगाना है ना, तो मैं तुम्हें उस आर्टिस्ट को ढूंढ कर दूंगी, लेकिन इसके बदले में पहली बात तो ये कि मेरे हस्बैंड और हेरा को तुम कुछ भी नहीं कहोगे, क्योंकि गैलरी की मालकिन मैं हूँ। लेकिन वुक का दिमाग तो अब भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जो कि ये नोटिस करता है कि ये कितनी ज्यादा घबराई हुई और डरी हुई है। तभी उसका ध्यान उसकी नेक के ऊपर जाता है। जब मारी जाती है तो उसे पता नहीं क्या ध्यान आता है, जो कि इसके इतने ज्यादा क्लोज आ जाता है। लेकिन मारी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? दूसरी बात ये कि आगे से ख्याल रहे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। और वो यहाँ से चली जाती है, जिसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। सियोजोन मारी को फोन करके कहता है कि तुम कहाँ पर हो, तो वो बताती है कि मैं अभी अपने स्टूडियो में हूँ और रात को यहीं पर रहूंगी। सियोजोन समझ जाता है कि मारी ने इसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगी मेरे फेस से तुम्हें डिफिकल्टीज ना हो, इसलिए वो शायद इससे दूर रहने की कोशिश कर रही है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सियोजोन को उसकी चिंता भी होती है और उसका मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ पर आकर कहता है कि मैंने सोचा मुझे भी बुक शांति में ही अच्छी लगती है, तो मैं भी यहीं पर आकर पढ़ लूँ।
तुम्हें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं दूंगा। वुक को रात को नींद नहीं आ रही थी, तो वो हेरा के पास आता है, जो उसे कहती है तुम्हें अपनी वाइफ को भूल जाना चाहिए, अपने दिल को दोबारा से संभालना चाहिए। लेकिन वो हेरा के सर हो जाता है कि हाँ, वही काम तो मैं कर रहा हूँ, उसी के लिए तो मुझे मारी की जरूरत है। मेरे अंदर ना एक वायरस है जिसका एंटीडोट सिर्फ मारी के पास है, वही मुझे हील कर सकती है, और तुम मेरा पागल बनाना बंद करो। मैंने तुमसे ये बात कही थी कि इस पेंटिंग के आर्टिस्ट को ढूंढ कर दो, ना कि हाकिम को। तो हाकिम को कैसे पता चला जो मुझे बोल रही थी कि वो उस पेंटर को ढूंढ कर लाई, यानी कि तुम दोनों की मिली भगत है। अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा पता चला तो मैं उससे पहले तुम्हें मारूंगा। हेरा तो बेचारी काफी ज्यादा डर जाती है, जो कि अब तक इतनी तेज बनने की कोशिश कर रही थी। तभी वुक को पता चलता है कि हाकिम किसी सीक्रेट सैनिटोरियम में गई थी। सैनिटोरियम में इन लोगों की आपस में तकरार हो पाती उससे पहले यहाँ पर एक मरीज आ जाता है, जिसे साइड देने के चक्कर में सियोजोन और मारी एक तरफ फेस कर लेते हैं। दूसरी तरफ वुक वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि मारी की माँ इसी सैनिटोरियम में है, जिन्हें की यहाँ पर देख भी लेता है। इनके हाथ में इनके पति का एक स्केच था, जो कि मारी ने बनाकर इन्हें दिया था। वो कहता है कि ये स्केच तुम्हारे लिए किसने बनाया है? तो वो बता देती है कि मेरी बेटी मारी ने। वो अभी अभी मेरे दामाद के साथ यहाँ पर आई थी, मेरे दामाद बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन हैं। ये सुनते ही वो को आग लग जाती है। अब ऊपर से वो बता देती है कि मेरी बेटी अभी उससे मिलकर गई है। वो कितने में बाहर आता है, सियोजोन मारी से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मॉम के लिए ये जगह ठीक नहीं लग रही हो तो मैंने उनके लिए एक अलग जगह ढूंढी है और तुम्हें दिखाने के लिए लेकर चलता हूँ। वुक के आने से पहले वे दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसका सेक्रेटरी नर्स से पूछ रहा था कि तुमने इन्हें यहाँ पर रखा है, लेकिन तुम्हारे पास इनकी बेटी का कोई फोन नंबर तक नहीं है। लेकिन वुक आकर कहता है ये हमारी पेशेंट नहीं है, हम तो किसी और से मिलने आए थे, क्योंकि इसका प्लान था कि ये किसी को नहीं बताएगा कि इसने मारी की मॉम को ढूंढ लिया है, बस छुपकर यहाँ पर नजर रखेगा, क्योंकि मारी अपनी मॉम से मिलने तो यहाँ पर आएगी ही। सियोजोन अपनी माँ से कहता है कि वो मारी के साथ उनके यहाँ पर आ रहा है। इसकी माँ को पता था कि मारी की शक्ल हाकिम जैसी हो गई है, लेकिन फिर भी उसे देखकर चौंक जाती है। सियोजोन की माँ मारी से कहती है कि मेरे बेटे को माफ कर दो, उसने तुम्हारा फेस ऐसा बना दिया जिससे तुम्हें परेशानी होती होगी। लेकिन ये बोल देती है कि उसने मेरी हेल्प की, बल्कि मेरी वजह से उसे डिफिकल्टीज हो रही हैं, इसलिए मैं सॉरी बोलती हूँ। सियोजोन की माँ उसे बोलती है कि भगवान ने शायद जो किया कुछ सोच कर ही किया होगा। अभी मैं किसी सेमिनार में जा रही हूँ, जब मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगी तो तुम अपनी मॉम को यहीं पर शिफ्ट कर देना। मारी काफी ज्यादा खुश थी कि अब उसकी मॉम एक सेफ जगह पर आ जाएंगी, जहाँ का नजारा भी काफी ज्यादा अच्छा है। फिर ये अपनी वाइफ के ग्रेवयार्ड के पास जाता है। अब तक तो ये यही सोचता था कि काश इसकी वाइफ वापस आ जाए, लेकिन अब इसे पता चल गया था कि उसकी वाइफ ने उसे कितने बड़े बड़े धोखे दे रखे हैं। इसलिए अब इसने डिसाइड कर लिया था कि अब ये हाकिम को बिल्कुल भूल जाएगा, इसलिए वेडिंग रिंग को भी वहीं पर रख देता है। लेकिन मारी का हस्बैंड आज अपनी गन तैयार कर लेता है और उसका सेक्रेटरी मिस्टर हा को कहता है कि आपको हमारे बॉस ने बुलाया है। जब हा अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि इसे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया। वो बोलना स्टार्ट कर देता है कि तुम इतने अच्छे डॉक्टर थे, ये थे वो थे, लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन अब खराब हो गई है, क्योंकि तुमने अपने ही फ्रेंड की वाइफ के साथ अफेयर किया। क्या तुम मुझे सीधे सीधे बताओगे कि मारी कहाँ पर है? क्योंकि उसे सियोजोन और उसकी वाइफ हाकिम ने कहीं छुपा रखा है। यह बताने से साफ मना कर देता है। तो वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था। ये इसने सीसीटीवी फुटेज से निकाली थी, जिसमें कि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये हाकिम को वहीं पर मरता छोड़कर गया था। ये उस टाइम को याद करता है जब ये हाकिम को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया था और उसके हाथ काफी ठंडे हो रहे थे, इसलिए उन्हें गर्म कर रहा था, लेकिन इस चक्कर में इनका एक्सीडेंट हो गया था। इसे तो काफी कम चोट आई थी। ये ऐसे टाइम पर जल्दी से सियोजोन को हेल्प के लिए बुलाने ही वाला था, पर तभी ये सोचता है कि उसे किस मुंह से बुलाएगा कि ये इसकी वाइफ के साथ यहाँ क्या कर रहा है। इसने दोबारा से हाकिम को जाकर चेक किया था, तो इसे मालूम हुआ कि हाकिम के बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, इसलिए इसने इसे वहीं पर छोड़ दिया था। वो उसे कहता है कि तुम उसे ऐसे ही मरता छोड़कर चले गए, क्यों ना मैं ये वीडियो पुलिस को दिखा दूं? तो वो कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल मरने ही वाली थी, मुझे पता चल गया था, मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, भले ही वो 5 साल कोमा में रही हो, लेकिन उसके बाद भी उसकी डेथ ही हुई। लेकिन ये बोलकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसका एहसास भी इसे अब होता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। वो कहता है कि जब हाकिम मर गई है तो वो लड़की कौन है जो सियोजोन के साथ रहती है। ये इसे फिर भी कुछ नहीं बताता, लेकिन वुक को अब मालूम हो गया था। वुक रातों रात उसी गांव में आता है जो कि सियोजोन का गांव है, और यहाँ पर हर एक कब्र को देखता है। तब इसे हाकिम की कब्र मिल जाती है। ये बड़े चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि जब ये औरत मर चुकी है तो वो औरत कौन है जिसे मैं मिला था। इसे वो रिंग भी मिल जाती है जो कि सियोजोन यहाँ पर छोड़कर गया था। अभी इसे यह मालूम नहीं था कि मारी और सियोजोन भी यहीं पर आए हुए हैं। मारी इसे बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा बर्डन बन चुकी हूँ, लेकिन सियोजोन इसे कहता है कि प्यार वही नहीं होता जो कि सिर्फ खुशियों में होता है, सैडनेस में भी प्यार होता है, और मुझे वो प्यार काफी अच्छा लगता है। फिर ये उसे किस करता है, लेकिन किस तो अब इन्हें वुक बताएगा, जो कि उन दोनों को ढूंढवाना स्टार्ट कर देता है। इसकी डिटेक्टिव इसे बताती है कि सियोजोन के घर पर फिलहाल ताला लगा हुआ है, वो कहीं पर गया हुआ है,
ये कहता है कि जाओ उस हाकिम के स्टूडियो में देखो। वहाँ पर भी हाकिम नहीं होती तो अपने आप ही जाकर यहाँ के काफी सारे सामान को देकर अपने डिटेक्टिव को बोलता है कि इनके फिंगरप्रिंट्स मेरी वाइफ मारी के साथ चेक कराओ। इसे लग रहा था कि शायद मैंने उसकी आंखों में अपनी मारी को इसीलिए ही देखा था। फिर भी ये सोचता है कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। फिर ये जाता है हेरा के पास और उससे पूछता है कि सियोजोन और मारी बताओ कहाँ पर हैं। ये कहती है कि घर पर ही होंगे। तो वो कहता है कि नहीं, वो घर पर नहीं है, कहीं पर गए हुए हैं। हेरा उसे कहती है कि हाँ, तो वो किसी ट्रिप पर गए होंगे, वो मैरिड कपल हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन तभी इसकी डिटेक्टिव इसे बता देती है कि वहाँ पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो मारी के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो गए हैं। वो कहता है कि मैंने पजल सॉल्व कर ली। अब इसके सर हो जाता है कि बताओ मुझे वो कहाँ पर हैं, तुम्हें जरूर पता होगा। हेरा उसे समझाती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, अब भी समझ नहीं आया कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर क्यों गई थी, लेकिन मुझे अब तुम्हारी ये दरिंदगी देखकर समझ आया। वो कहता है कि मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ और उसके सर पर गन रख देता है। ये मारी को फोन लगाकर कहती है कि तुम कहाँ पर हो। तो मारी उससे कहती है कि मैं बाहर हूँ। हेरा पूछती है कि सियोजोन भी तुम्हारे साथ है क्या। वो कहती है कि हाँ। वो किसे कहता है उसे बोलो कि वो यहाँ पर आए, लेकिन हेरा एंड टाइम पर बोल देती है कि प्लीज यहाँ पर मत आना। वो किससे फोन छीन लेता है और कहता है कि मारी, जिस पर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, उससे कहता है कि अब हमें दोबारा मिलना चाहिए, प्लीज मेरे पास आ जाओ। मुझे इतना तो पता ही है कि मेरी वाइफ इतनी ज्यादा इनोसेंट है कि वो किसी और की जान ऐसे नहीं जाने देगी। अगर तुम ना आई तो मैं इस औरत को मार दूंगा। अगर तुम अब आ गई तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। बस तुम्हें मुझे ये बोलना होगा कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा मिस किया, जैसे मैं तुम्हें इतना ज्यादा मिस कर रहा था। अब मारी भी किसी की जान को ऐसे नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए वहाँ पर आने का डिसाइड करती है। इसके बारे में वो सियोजोन को भी कुछ नहीं बताती और उसे पकड़ लेती है। सियोजोन उससे पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। तो ये कहती है कि नहीं, बस तुम मेरी मोम का ध्यान रखना क्योंकि वो यहाँ पर आने वाली हैं, और मौका देखकर यहाँ से निकल लेती है। सियोजोन जब पीछे से देखता है कि वो यहाँ पर नहीं है तो ये उसे मैसेज करती है कि मैं फिर से भाग नहीं रही हूँ, मैं बस करेज इकट्ठा कर रही हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। वो इसे काफी फोन लगाता है जो कि स्विच ऑफ आता है और ये यहाँ से ट्रेन में बैठकर चल देती है। पता लगने पर कि मारी यहाँ से चली गई है, सियोजोन भी वापस से शहर की ओर निकल जाता है। मारी भी यहाँ पर पहुँच गई थी। वुक ने हेरा को उसकी गैलरी में ही पकड़ रखा था, जहाँ पर यहाँ का एक सफाई कर्मचारी आता है, लेकिन ये उसे डरा देता है। इसने पीछे से हेरा पर बंदूक तान रखी थी, इसलिए हेरा को भी सफाई कर्मचारी को आराम से भेजना पड़ता है। जब वुक दरवाजा बंद कर रहा होता है, ये सियोजोन के पास फोन लगा देती है और फोन छुपा देती है, क्योंकि हेरा को ये नहीं पता था कि मारी वहाँ से निकल चुकी है यहाँ आने के लिए। वो हेरा से कहता है कि मिल तो मुझे मारी तभी जाती जब मैं वो ड्रेस देखने गया था, और मुझे तब भी फील हुआ था जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उस हा ने मुझे बता दिया और मैंने वहाँ जाकर हाकिम्स की कब्र को भी देख लिया। हेरा कहती है कि क्या फिर इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन इसे पता था कि यहाँ पर फोन है। वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं, इस सब के लिए ये सियोजोन जिम्मेदार है, और फोन कट कर देता है। मारी यहाँ पर आकर देखती है कि डिटेक्टिव और वुक की कार का ड्राइवर भी यही है। उसे ऊपर जाते हुए बहुत ज्यादा डर तो लग रहा था, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब वुक उसे देखता है तो मारी काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन ये उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ गई। मारी इसे कहती है कि लेकिन अब मेरे पास वो मारी वाला फेस नहीं है, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अब तुम मेरे पास तो आ ही गई हो ना। लेकिन मारी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, देखो अब तो मेरा फेस भी चेंज हो गया, तुम्हें मेरे फेस से ही तो प्यार था, तो प्लीज अब तो मुझे तुम जाने दो, अब तो तुम्हारे लिए मेरा फेस किसी दूसरी लड़की के जैसा है। लेकिन ये कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारे पहले वाले फेस को वापस ले आऊंगा जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ, और अगर तुम्हें नहीं पा सका तो तुम्हें कोई भी नहीं पा सकता। इसने मारी के ऊपर गन तान ली थी। इस पर हेरा कहती है कि चिंता मत करो मारी, सियोजोन यहाँ पर आने ही वाला है। लेकिन मारी सियोजोन की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए ये आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। वुक सोचता है कि इसके तेवर इतने कैसे बदल गए। हेरा गन को हटाती है और मारी यहाँ से भाग जाती है। वुक भी उसे हिट करके मारी के पीछे भागता है, जहाँ पर एक बार को तो इसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन ये बच के भाग जाती है। और सियोजोन भी ऊपर आने वाला था, जो कि लिफ्ट से आ रहा था और ये सीढ़ियों से। सियोजोन ऊपर आकर देखता है कि हेरा बेहोश पड़ी है। इतनी देर में वुक ने मारी को पकड़ लिया था, जो कि इसे कार में बिठा के यहाँ से ले जाता है। मारी उसके पास तो आ गई थी, लेकिन अब इसको सियोजोन बार बार याद आ रहा था। वुक उसे कमरे में बंद कर देता है, जबकि उसे खुद भी बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि मारी सियोजोन को प्यार करने लगी है। हेरा को अब जाकर होश आ जाता है, जिससे सियोजोन पूछता है कि क्या कुछ हुआ, और उसे पता चलता है कि वो मारी को लेके गया। वुक काफी सर्जन से पता लगाता है कि कोई इसकी वाइफ का फेस चेंज कर दे, लेकिन सब मना कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर गलती से भी किसी सर्जन से इसकी वाइफ का फेस थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो उन्हें पता था कि वुक उनके साथ क्या कर सकता है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि किस सर्जन से अपना काम करवाए।
तभी इसे हा की याद आती है। इसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ की सर्जरी करो, लेकिन हा इसे बोल देता है कि मैं ये नहीं कर सकता, सिर्फ सियोजोन ही ये कर सकता है क्योंकि उसने ही इसकी पहली सर्जरी की थी। उसे पता है कि उसने मारी के फेस में क्या क्या चेंज किया है और कैसे किया है। दूसरी तरफ सियोजोन वुक से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है, जिसे वुक से मिलने नहीं दिया जा रहा होता, लेकिन वो यहाँ पर अपने आप आ जाता है और सियोजोन उससे कहता है कि मारी कहाँ है। वो कहता है कि वाह, अब तक तो ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता था, लेकिन अब तुम मुझसे पूछ रहे हो। उसके पापा भी ये सब देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, इसलिए वो कहता है कि मेरे साथ आओ। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और साथ में मारी को भी पट्टी बांधी जाती है। ये सर्जरी का मामला फिट कर देता है। मारी को देखते ही सियोजोन उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन अपने हस्बैंड के सामने रिप्लाई करने की हिम्मत नहीं होती। ये कुछ बोल पाता इससे पहले ही वुक के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। मारी अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है कि मैंने इससे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए इसने मेरी सर्जरी की, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सियोजोन कहता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ मारी। वुक कहता है कि ऐसा है, अपनी गलती सुधारने का तुम्हारे पास एक मौका है कि मारी का फेस फिर से चेंज कर दो। वो मना कर देता है कि अभी अभी इसकी सर्जरी हुई है, दोबारा से इसकी सर्जरी होगी तो इसके लिए खतरा है। लेकिन वुक नहीं मानता, तो सियोजोन इसे कहता है कि तुम मारी को मरवाना चाहते हो क्या। दूसरी तरफ हेरा सियोजोन को काफी ढूंढती है, लेकिन वो इसे नहीं मिलता। फिर वो हा के पास फोन करती है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। हा इसे बताता है कि ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ पर है, बट मुझे इतना पता है कि वो किसके साथ होगा। और हम तीनों ने जो मारी की हेल्प की है ना, उस पर वुक हम तीनों फ्रेंड्स की लाइफ बर्बाद करने वाला है, ये मुझे पक्का पता है। और इसी गम में वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किए जा रहा था। दूसरी तरफ वुक सियोजोन को सोचने का टाइम देता है और अपने आप अलग जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर मारी उससे कहती है कि प्लीज मेरा फेस चेंज कर दो, लेकिन ये कहता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए। ये उसके फेस को टच करना चाहता था, लेकिन मारी को पता था कि उसका हस्बैंड उन्हें देख रहा है, इसलिए पीछे हट जाती है। सियोजोन मारी को होप दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो इस सब से बच जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इसके हाथ पर हाथ रख लेता है। मारी हाथ हटा लेती है क्योंकि यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। तभी वुक भी सोचता है कि बस बहुत हो गया और उनके पास आ जाता है। और सियोजोन कहता है कि एक डॉक्टर की हैसियत से मैं इसकी प्लास्टिक सर्जरी दोबारा अब नहीं कर सकता। तो वुक उसे बहुत ज्यादा डराने लगता है कि फिर तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें अकल आएगी, वगैरह वगैरह। जिस पर मारी डर जाती है और उससे कहती है कि ये मेरे फेस की सर्जरी नहीं कर सकता क्योंकि ये इसकी वाइफ का है, जिसे ये इतना ज्यादा प्यार करता था, इसलिए मेरा फेस क्यों चेंज करेगा। लेकिन मुझे ये फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम किसी और सर्जन को बुलाकर मेरा ये फेस चेंज करवा दो। वुक भी कहता है ठीक है, मुझे चाहे पूरी दुनिया में से किसी भी सर्जन को ढूंढना पड़े, मैं ऐसा ही करूंगा। मारी इसे कहती है कि ठीक है, तुम जीत गए और मैं तुम्हारे पास वापस आ गई। सियोजोन इसे कहता है कि नहीं मारी, लेकिन ये कहती है कि मैं बिल्कुल ऐसी ही वाइफ बनकर रहूंगी जैसे कि तुम चाहते थे, जो कि तुम्हारा हमेशा वेट करती रहे, तुम्हारे कहने में चले और तुम्हें प्यार करूंगी। ये वुक का हाथ पकड़ लेती है। वुक भी इसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर सियोजोन कहता है कि नहीं मारी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन वुक मारी को लेकर यहाँ से चला जाता है और ये चिल्लाता ही रह जाता है, जिसे कुछ टाइम बाद पीछे से शॉट लगता है और ये बेहोश हो जाता है। ये दोनों सियोजोन को वहीं पर छोड़कर आ गए थे। मारी उससे कहती है कि कम से कम हेरा को तो फोन करके बोल दो कि सियोजोन वहाँ पर है। ये उसके करीब आ ही रहा था कि इसके पास इसके असिस्टेंट का फोन आ जाता है, जो इसे बताता है कि आपके पापा आपकी वाइफ को ढूंढने में लगे हुए हैं और आपने जैसे उन्हें बोला था कि आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो उसे उसी रूप में देखना चाहते हैं। ये लड़ते हुए पूछता है कि डॉक्टर अरेंज हो रहा है या नहीं इसकी सर्जरी के लिए। वो असिस्टेंट बताता है कि नहीं, वो तो 3 महीने लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इसके पास 3 महीने का टाइम नहीं था। मौका देखकर मारी इसकी कार से उतर जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है, जिसे वो देख लेता है और उसे बचा लेता है, जो इसे काफी ज्यादा डांटता है और कहता है कि तुम पागल हो रही हो क्या। उसे गले लगा लेता है। ये कहती है कि मेरे दिल पर सिर्फ मेरा ही काबू है, तुम उस पर काबू नहीं पा सकते। अगर तुम्हें मुझे पाना है तो मेरी इस बिना दिल की बॉडी को ही तुम पा सकते हो। ये सब बोलकर वो बेहोश हो जाती है। वुक को काफी ज्यादा बुरा लगता है। हेरा सियोजोन को वहाँ से लेकर आ चुकी थी। सियोजोन मारी से मिलने के लिए इसके बड़े से घर में आता है, लेकिन यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स इसे अंदर नहीं आने देते। लेकिन एक से ये सुनता है कि वो दोनों सैनिटोरियम में गए हैं। अब ये सैनिटोरियम के लिए निकल जाता है, जिसके बाद वुक मारी को घर पर ले आता है, जिसे कहता है कि देखो अब हम पुरानी जगह पर वापस आ गए हैं। ये हमारा पुराना बेडरूम है और साथ में मैं तुम्हारा पहले वाला फेस भी ले आऊंगा। ये पहले की तरह स्टार्ट होने ही वाला था कि मारी से कहती है कि मैं काफी ज्यादा थक रही हूँ। ये बेचारा कहता है कि ठीक है, तुम अभी आराम करो, मैं बाद में आता हूँ। सियोजोन सैनिटोरियम में गया तो था, लेकिन इसे अंदर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि यहाँ पर उसके आदमी पहले से ही पहरा दे रहे थे। यहाँ की एक सर्वेंट इसे बताती है कि सारी बात क्या हुई थी। डॉक्टर हा को उसके फ्रेंड सियोजोन ने इस जॉब से निकाल दिया था, यानी कि अपने क्लिनिक से। लेकिन तब इसे वुक मिलने के लिए बुलाता है और हा से कहता है कि क्या बात, तुम जा क्यों रहे हो। तो ये बताता है कि तुम्हारी ही मेहरबानी है, मेरे बॉस यानी कि सियोजोन ने मुझे निकाल दिया। वो कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा होना ही चाहिए था क्योंकि तुमने उसकी वाइफ को उससे हड़प लिया था, लेकिन अब वही सेम काम सियोजोन ने किया है, तो उसे भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ जिससे कि तुम उसके पास ही रहो और तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी।
डॉक्टर हा क्लिनिक में वापस आ जाता है और उससे कहता है कि मेरे कुछ अपॉइंटमेंट हुए थे, किसी की सर्जरी करनी थी, वो बीच में ही रह गए थे, इसीलिए मैं उन्हें कंप्लीट करके ही यहाँ से जाऊंगा। तभी हेरा यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम अभी तक गए नहीं, तो इसे भी वो यही बात बोल देता है। हेरा सियो जॉन से कहती है कि मैंने वकील का पता कर लिया है, जो कि हा भी सुन लेता है। इनका प्लान था कि ये वुक पर केस करेंगे क्योंकि वो मारी को फिजिकली अब्यूज करता है, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं था। मारी देख रही होती है कि सियो जॉन अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कोई अंदर नहीं आने दे रहा है। जब मारी बाहर झांक रही थी तो ये वुक का सौतेला भाई देख लेता है और अपनी मॉम से कहता है कि शायद अभी मैंने मारी को देखा। वो रूम में से झांक रही थी। वुक को भी एक आदमी आकर जानकारी दे देता है कि सियो जॉन किसी वकील को ढूंढ रहा है इसके ऊपर केस करने के लिए, इसलिए ये घर के बाहर आकर मिलता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सियो जॉन उससे कहता है कि मारी को जाने दो, लेकिन ये कहता है कि अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरी वाइफ मेरे साथ बहुत खुश है और थैंक यू मेरी बीमार वाइफ का ख्याल रखने के लिए, वो थोड़ा डिप्रेशन का शिकार है। ऐसी बातें बोलती है जो कि कभी हुई भी नहीं है। सियो जॉन कहता है कि तुम उसे पागल क्यों बना रहे हो, तो ये कहता है कि मैं सबके सामने भी यही बोलूंगा कि वो डिप्रेशन का शिकार थी, कोई मेरे ऊपर केस नहीं करेगा, सब मेरी इन बातों को मान लेंगे और तुम पर इल्जाम लगेगा कि तुमने एक बिजनेसमैन की पत्नी को अपने चंगुल में फंसाया जो कि बेचारी बीमार थी और उसका फेस अपनी वाइफ जैसा बना दिया, तो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगेगा, ठीक है? इसलिए आगे से वकील वगैरह ढूंढने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम ही फंसोगे। सियो जॉन जब घर आता है तो उसे हेरा मिलती है, जो उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, तो ये बताता है कि मैं मारी के घर पर गया था और वहाँ पर मुझे मारी मिली भी थी, तो उसने मुझे कहा कि वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो ये सब कुछ सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन के लिए कर रही है।